आज मेरे सामने कुछ पेपर है। जनरली कहानी सुनाते वक्त बहुत ज़्यादा पेपर का इस्तेमाल करता नहीं हूँ, लेकिन कई बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो अपनी उससे थोड़ा बाहर निकल जाता है। बचपन से ही मैथ, फाइनेंस, सेंसेक्स, इन सारी चीज़ों से बड़ा दूर भागता था, समझ ही भी नहीं आता था। लेकिन अब जिस पेशे में हूँ वहाँ ये सारी चीज़ों को पढ़ना, समझना, जानना भी ज़रूरी होता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिनके पास पैसे नहीं, वो बड़ा परेशान रहते हैं बेचारे, मजबूरी में, गरीबी में। एक, जिनके पास पैसे हैं तो बेशुमार पैसे हैं और वो परेशान रहते हैं कि इन पैसों को कहाँ खपाएं, कहाँ छुपाएं और कैसे धोखा दें कानून को, देश को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो जिनके पास पैसे नहीं है फिर भी वो चलो परेशान तो रहते हैं, लेकिन सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास उनका सरमाया, उनकी क्या कुछ है, क्या है, कौन क्या चुरा लेगा। जिनके पास बेशुमार पैसे होते हैं, बेइंतहा दौलत, और जो पैसे के साथ हेर फेर करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, ऐसे लोगों को रात को भी नींद नहीं आती शायद। बहुत सारे ऐसे लोगों से मैंने बात भी की थी, कहते हैं हाँ यार, मतलब कई लोगों को अच्छी नींद आती है तो कहते तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि बेफिक्र होते हो और यूँ बिस्तर पे आते हो और सो जाते हो। और परेशान लोग जागे रहते हैं कि क्या हो जाए, पता नहीं कब छापा पड़ जाए, कब भेद खुल जाए। ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली में, जामनगर में, जो पार्लियामेंट से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ हाजिर होती हैं। ईडी ने 2 बार उनको सम्मन भेजा था, एक लास्ट नवंबर में भेजा था, और अब उन्होंने कुछ माफ़ी मांगी थी, कुछ बिजी थी कि बाद में हालांकि मेल पे जवाब दिया, पर वो पेश नहीं हुई, पेशी से छूट ली। पनामा पेपर्स लीक्स के मामले में, यह नाम आपने सुना होगा, कई क्राइम तक फैमिली मेंबर ने मुझे कई बार कहा था पनामा पेपर लीक की कहानी सुनाइए। बट इसमें इतने सारे पेचोखम, उलझन, इतने सारे गणित, लॉ फर्म, फाइनेंस, टैक्स चोरी, तो मुझे लगा कि कितना पढ़ना पड़ेगा, तो मैं टालता रहा था। ऐश्वर्या राय बच्चन की जब पेशी हुई तो मुझे लगा ये मौका सही है, तो आज आपको कहानी सुनाता हूँ। शायद अब तक की सबसे बड़ी जो एक खोजी पत्रकारिता जिसे कहें, ये उसका नतीजा है, पनामा पेपर लीक्स। दुनिया भर के बड़े बड़े ताकतवर लोग, बड़े बड़े बिजनेस घराने के लोग, स्पोर्ट्स की फील्ड के लोग, फिल्म स्टार, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग लपेटे में हैं इस पनामा पेपर लीक्स में। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत ये होती है कि पनामा है क्या। पनामा एक छोटा सा देश है जो नॉर्थ और शायद में मध्य अमेरिका के बीच में एक द्वीप है, वहाँ पर है। और कुल मिला के 41-42 लाख आबादी है इस देश की, पनामा की। और इसके कैपिटल को पनामा नगर कहते हैं। यहाँ पे जो करेंसी है वो करीब है तो वैसे उनका अपना, लेकिन डॉलर को ही ये यूज़ करते हैं। और पूरी तरीके से ये जो 40-42 लाख की आबादी है, ये इनकी इकोनॉमी ज़्यादातर जिन चीज़ों पे टिकी हुई, उन्हीं में से एक पनामा पेपर लीक्स की कहानी बयान करती है। तो पनामा से ये कहानी शुरू होती है, पनामा के एक लॉ फर्म से ये कहानी शुरू होती है। और पनामा में पहले ये कैसे लीक हुआ, क्या हुआ और उसमें क्या कुछ है, उससे पहले आपको ये बताऊं कि करीब पनामा में एक लॉ फर्म कंपनी है जिसका नाम है मोज़ैक फोंसेका। अब ये लॉ फर्म कंपनी है वहाँ की। अब ये करती क्या है, तो ये कंपनी करती ये है कि दुनिया भर के बड़े बड़े लोग, जो धनवान लोग हैं, अमीर लोग हैं, जिनके पास बेइंतहा पैसा है और साथ में वो लालची भी हैं, करप्ट भी हैं, बेईमान भी हैं, अब उन्हें अपने पैसे को खपाना है, टैक्स तो देना नहीं है, टैक्स चोरी करनी है, तो क्या करें। तो ये कंपनी उनके लिए आइडियल कंपनी है। वो कहती है तुम आओ, हम तुम्हें टैक्स चोरी करना, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे को बचाना,
ये सारी चीज़ें हम तुम्हें मुहैया कराएंगे सुविधा, बदले में उनकी कुछ मामूली सी फीस होती है। 42 देशों में 42 कंट्री में इस कंपनी के ब्रांचेस हैं। 600 लोगों का कुल स्टाफ है और इसने कई देशों में अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है और कहते हैं कि टैक्स हेवन के तौर पर इसे जाना जाता है। अब तक जो है इस तरह के पैसों को और सारी जो काला बाजारी वाली बात होती, टैक्स नहीं देना है। दुनिया में 2 देशों का नाम लिया जाता था, एक स्विट्ज़रलैंड और एक हांगकांग, जहाँ पे आप आराम से अपने पैसे को जमा करा सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, गुप्त रखा जाएगा, इनकम टैक्स बाकी चीज़ों से लेना देना नहीं। अब उसमें से अब पनामा का भी नंबर जुड़ गया है। तो ये पनामा की जो लॉ फर्म कंपनी है, असल में इसका बेसिक काम ये है कि ये दुनिया के रईसों को, दुनिया की दूसरी कंपनियों को एक तरह से शेल्टर देती है और फर्जी कंपनी इनको बेचती है। मतलब एक कंपनी जिसका वजूद ही नहीं है इस दुनिया में, और वो कंपनी खोल देगी। उस कंपनी के बाकायदा स्टाफ भी होंगे, बाकायदा लेटर हेड भी होगा। वो कंपनी सब कुछ, जैसे कोई भी एक कंपनी आप नाम उठाकर देख लीजिए, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों पे होगा, हकीकत में नहीं। अब एक कंपनी, अगर सपोज मेरी एक कंपनी खुल जाए, मेरे अंडर में स्टाफ हो 100-200 और मैं किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ, मान लीजिए साबुन ही बना रहा हूँ, तो खर्चा भी होगा, स्टाफ की सैलरी भी होगी, ड्राइवर की भी सैलरी होगी, सफाई कर्मचारियों की भी होगी, ऑफिस स्टाफ की भी होगी। तो ये सब तो देना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी है तो फिर प्रॉफिट है, लॉस है। लेकिन यहाँ ये है कि इस लॉ फर्म कंपनी ने दुनिया भर में ये कहा कि हम आपको कंपनी बेच रहे हैं और एक कंपनी आपके नाम पर खोल रहे हैं और उसके सारे आपके कागजात और सारी चीज़ें कर ली। अब उसके लेन देन, प्रॉफिट, ये सब गुप्त है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस कंपनी का कोई वजूद ही नहीं है, कागज़ पे कंपनी खुली है। अब आप दिखा रहे हैं कि ये $50,000 का या $1,00,000 की कंपनी है और इसमें इतना खर्चा है, एम्प्लॉय की सैलरी है, तो आप तो अपने आप बच गए जब इतना खर्चा दिखा रहे हैं तो टैक्स वैक्स है। लेकिन असल में तो कंपनी को है ही नहीं, वो तो कागज़ पे है। अब मेरे पास फालतू के पैसे हैं, मैंने एक कंपनी ख़रीद ली और मैंने दिखा दिया कि मेरा सालाना खर्चा है 10 लाख का है, स्टाफ, सैलरी, बाकी चीज़ें, लेकिन यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि कंपनी हो तब तो दूँ, सैलरी किसको दूँ। लेकिन उस 10 लाख के खर्चे को दिखाकर मैं इनकम टैक्स और बाकी चीज़ों से तो बच गया। तो ये कंपनी ऐसी फर्जी कंपनियां बेचती थी और इस फर्जी कंपनियों के कहते हैं कि करीब 2,15,000 एक फिगर है करीब, लेकिन 2.25 लाख मान के चलिए, करीब 2.25 लाख कंपनियां इस पनामा की लॉ फर्म कंपनी ने फर्जी पैदा कर दी। और ये 2.25 लाख कंपनियों से जुड़े हुए जो लोग थे, अब इसमें कोई गरीब तो होगा नहीं, गरीब की क्या औकात कि वो कोई कंपनी खोले, तो वो सारे तुर्रम खां, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े रईस, 12-14 तो अलग अलग कंट्री के हेड हैं, सुपरस्टार फुटबॉलर हैं, सुपरस्टार सितारे हैं फिल्मों के, और इन सब 2.25 लाख कंपनियों के साथ जुड़े सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को छुपाने, टैक्स न देने के लिए। और यहीं से ये सारा काम इस पनामा कंपनी के ज़रिए करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में 1977 में पनामा में बनी थी। फोनेस्का कंपनी की, ये जो मोसेक फोनेस्का कंपनी जो लॉ फर्म में बात कर रहा हूँ, और इसके मालिक थे जुर्गेन मोसास और रोमन फोन्सेस्का। इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी की बुनियाद रखी थी और इसके करीब 600 पूरे स्टाफ पूरी दुनिया के 40 अलग अलग दफ्तरों में दुनिया भर के देशों में। 2.25 लाख, जैसा मैंने आपको बताया, ये कंपनियों के लिए फर्म काम करती है। 2.25 लाख, इनमें से हो सकता है 4, 5, 10 हज़ार
कंपनियां एग्जिस्ट भी करती हों, लेकिन ज़्यादातर सिर्फ कागज़ों पे काम करती है। जो कंपनी है नहीं उसके लिए काम कर रही है। सबसे अधिक इस लॉ फर्म की जो कंपनियां रजिस्टर्ड दिखाई गई हैं वो ब्रिटेन की हैं। अब ये कंपनी ठीक ठाक चल रही थी 1977 से। हुआ ये कि इस कंपनी के जुड़े हुए जो कुछ लोग थे, जो फर्जी कंपनियां जिन्होंने खुद बनवाई अपने पैसे बचाने के लिए, शायद उनमें से किसी का ईमान जागा या किसी अपने दोस्तों के साथ उन्होंने बातचीत की और उस बातचीत के ज़रिए पता चला कि पनामा की ये लॉ फर्म कंपनियां बड़े बड़े दुनिया भर के ताकतवर लोगों को कैसे टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता दिखा रही है। जो कंपनियां हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो सारी कंपनियां बनी हुई हैं। पूरे एक देश, दो देश नहीं, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसके लोग इससे अछूते रहे हों। तो जब ये बात पता चली 2013 में, इस कंपनी के पेपर लीक होने शुरू हुए, जो 2.25 लाख कंपनियों का मैंने आपको जिक्र किया। किसने किया ये आज भी एक राज है, लेकिन एक गुमनाम शख्स ने इस पेपर को लीक किया और इसके करीब 1 लाख, बल्कि 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स जो कंपनियों से और दुनिया भर के लोगों से जुड़े हुए थे, 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज उसने हासिल कर लिए पनामा पे इस कंपनी से, लॉ फर्म से। उसके बाद उसने उसको अलग अलग पेन ड्राइव और उसमें भर के, जिसमें से ये है कि 2.6 TB का डेटा था पनामा पेपर लीक्स का। तो उसने ये सारी चीज़ें ली और लेने के बाद 2013 की ये बात है, 2013 में इसको पहली बार लीक किया गया और इसको लीक किया गया एक जर्मन न्यूज़पेपर है, उसके पास इसे भेजा गया और वहाँ भेजा गया कि ये किस तरीके से दुनिया के ताकतवर लोग फर्जी कंपनियों के नाम पे अपने पैसे, अपने देश के पैसे छुपा छुपा कर यहाँ पे ला कर रख रहे हैं और जिस कंपनी का कोई वजूद नहीं और सब टैक्स चोरी कर रहे हैं। तो एक जर्मन न्यूज़पेपर था एसजेट, उससे इन्होंने कांटेक्ट किया और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे 1 करोड़ 10 लाख इस कंपनी से जुड़े हुए, वो उन्होंने उस न्यूज़पेपर को दे दिया। अब उस न्यूज़पेपर को भी ये देख के उसका दिमाग घूम गया। अब 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स पेपर पढ़ना अपने आप में, मतलब एक न्यूज़पेपर के एम्प्लॉई टोटल कितने होते होंगे, चूँकि न्यूज़पेपर में भी काम किया, अभी चैनल में हूँ, तो 200 अगर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा ले लें तो 300, 400, अब कहाँ 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स। अब ये सारी चीज़ें आ गई। अब जब ये जर्मन न्यूज़पेपर ने इसको जो भी देखना शुरू किया तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए कि उसमें नाम ऐसे ऐसे थे बड़े बड़े लोगों के, आगे चल के मैं उनका नाम आपको सबको बताऊंगा। और हर देश के पता नहीं कितने कितने लोग, जैसे अपने इंडिया के 500 नाम है इस पनामा पेपर लीक्स में, जो इस टैक्स चोरी और इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो अब उस जर्मन न्यूज़पेपर को लगा कि ये उसके अकेले बस की बात नहीं है, तो वो क्या करे। इसी के बाद उसने तय किया कि इस पे एक बड़ी जांच होनी चाहिए और इस जांच के लिए बड़े पैमाने पे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तब अमेरिका की एक एनजीओ आगे आई और अमेरिका की इस एनजीओ ने आगे आने के बाद दुनिया भर के मीडिया हाउसेस से संपर्क किया कि ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, लेकिन इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि पेन ड्राइव में किसी ने दिया और किसी का नाम ले लिया तो बस उस नाम भर से आप उसको रुस्वा कर दें, आप उसे बदनाम कर दें। पहले उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहिए। तो इसी के बाद इस जर्मन न्यूज़पेपर और उस अमेरिकन एनजीओ की मदद से एक इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फोरम बनाया गया, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ICIJ। और इस ICIJ को ये काम सौंपा गया कि वो इन 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेज़ों की
पड़ताल करे, जांचे कि ये कितना सच है कितना झूठ है। ICIJ में 78 कंट्री 78 देशों के 107 मीडिया हाउसेस को शामिल किया गया। इस 1 करोड़ 10 लाख दस्तावेज को परखने के लिए 78 कंट्री के 107 मीडिया हाउसेस, क्योंकि कुछ कंट्री के 1 से ज़्यादा मीडिया हाउसेस थे, उनको शामिल किया गया। अब 107 मीडिया हाउसेस, 107 मीडिया हाउसेस के अराउंड 400 जर्नलिस्ट, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, खोजी पत्रकार, उनको इसमें शामिल किया गया कि आप इन सारे पेपर को चेक करें। इंडिया की तरफ से इस ICIJ में जिस मीडिया ग्रुप ने हिस्सा लिया वो है इंडियन एक्सप्रेस, रामनाथ गोयनका जी का अखबार, और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उस अखबार के साथ जुड़ा रहा। उसके हिंदी वर्जन जनसत्ता के साथ मैंने 7 साल काम किया था। तो इंडियन मीडिया में इंडियन एक्सप्रेस की आज भी छवि और इमेज बहुत अच्छी है, हालांकि इधर थोड़ा सा डामाडोल हुआ है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट न्यूज़पेपर के तौर पे जाना जाता है। तो इंडियन मीडिया में 107 मीडिया हाउस जो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के थे, उसमें से हमारे देश से इंडियन एक्सप्रेस को चुना गया और 78 देश के 400 जर्नलिस्ट ने मिलकर इस पनामा पेपर जो लीक हुआ था इसकी स्टडी शुरू की। 8 महीने तक इस पर स्टडी किया। 8 महीने के बाद, 8 महीने जो स्टडी किया और इस जो पेपर लीक हुआ था ये 1977 से लेके 2015 तक, यानी 40 सालों का लेखा जोखा था इसमें 2.25 लाख वर्ल्ड वाइड कंपनियों के। तो उन 2.25 लाख कंपनियां 1977 से लेके 2015 40 सालों का हिसाब किताब 8 महीने में 1 करोड़ 10 लाख डॉक्यूमेंट्स, इन 400 जर्नलिस्ट ने उसको परखा, उस पर जांच की, जहाँ जहाँ उन्हें लगा कुछ कन्फ्यूज़न है उन्होंने फिर चेक किया, और ये सब कुछ चेक करने के बाद आखिरकार ये पेपर मीडिया में धीरे धीरे अब लीक होना शुरू हुआ। जर्मन न्यूज़पेपर में जब ये आया था पेन ड्राइव और ये, तब थोड़े बहुत चीज़ें आई, लेकिन जब ये ICIJ के 400 जर्नलिस्ट ने इसकी पूरी परख कर ली, जांच कर ली, इन्वेस्टिगेट कर लिया, तब इसके बाद यह मीडिया में छन छन कर रिपोर्ट आनी शुरू हुई, जिसको हम पनामा पेपर लीक्स कहते हैं। और ये क्यों वर्ल्ड वाइड सुर्खियों में रही, उसकी वजह ये है कि इसमें एक से एक बड़े नाम थे। करीब 12 तो राष्ट्र अध्यक्ष थे, मतलब अपने अपने देश के हेड, 12 नाम ऐसे थे। पाकिस्तान के तब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, आपको याद होगा, नवाज शरीफ और उनकी बेटी का नाम भी पनामा पेपर लीक्स में आया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद और पनामा पेपर लीक ने नवाज शरीफ की कुर्सी छीन ली, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो आप इसका असर देखिए। इस लिस्ट में रूस के प्रेसिडेंट पुतिन, हालांकि उनका डायरेक्ट नाम नहीं है, लेकिन उनके करीबी का एक नाम है, और जिस जगह पे उस करीबी ने जो रिजॉर्ट और बाकी चीज़ें हैं, पुतिन की एक बेटी की शादी उसी रिजॉर्ट में हुई थी। तो पुतिन का नाम भी पनामा लीक से जोड़ा कि वो भी अपने जानकारों के जरिए, कई लोग डायरेक्ट कुछ नहीं करते हैं, अपने दाएं बाएं के लोगों से करवाते हैं, तो पुतिन पे यही उंगली उठी कि उन्होंने अपने डायरेक्ट जानने वालों के ज़रिए टैक्स चोरी का काम किया है। रूस की जो दौलत थी लोगों की, उसको इनकम टैक्स और बाकी चीज़ों से बचने के लिए सफ़ेद को काला करने का काम किया है। रूस के अलावा अब देखिए ताकतवर देशों में चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, इनका नाम आया। मिस्र के एक्स प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक का नाम आया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का आपको बताया है नवाज शरीफ का नाम आया। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद का नाम आया। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो का भी नाम आया।
दुनिया भर के 12 राष्ट्र अध्यक्ष समेत 140 देशों के ताकतवर नेताओं के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। 140 पावरफुल पॉलिटिशियन अक्रॉस द वर्ल्ड, उनके नाम इस पेपर लीक में है कि इन्होंने कैसे वाइट एंड ब्लैक किया, कैसे इन्होंने टैक्स की चोरी की। भारत के 500 नाम हैं लोगों के इस लिस्ट में टोटल। सबसे पहले आपको इंडिया के बारे में ही बताता हूं ना, कौन कौन। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, क्योंकि पनामा पेपर लीक के हिसाब से उन्होंने एक कंपनी बनाई, उसकी वो डायरेक्टर थी, फिर अचानक वो डायरेक्टर से हट गई और शेयर होल्डर बन गई, और फिर अचानक कंपनी बंद हो गई। और इस कंपनी की शुरुआत 40 या 50 हज़ार डॉलर से हुई है। तो उनसे यही सवाल जवाब किया जाना था कि ये सब क्यों है, अच्छा ये क्यों हो रहा है, ईडी कर रही है। जब पनामा पेपर लीक का मामला आया तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गया, 500 जब नाम आया तो यहाँ भी हंगामा मच गया, कहा गया इन सब की जांच होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक कमेटी बनाइए अलग अलग एजेंसियों को लेकर, और इसकी पूरी जांच करने के बाद पार्लियामेंट में और कोर्ट में ये रिपोर्ट दीजिए कि ये जो नाम आए हैं 500 हिंदुस्तानियों के, ये कितने गुनहगार हैं, और अगर सही होता है, सही पाया जाता है, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इन्हें सज़ा दी जाएगी। तो उनमें अमिताभ बच्चन का नाम, अभिषेक बच्चन का नाम, इन दोनों की अभी तक पेशी नहीं हुई है। डीएलएफ दिल्ली में एक बड़ा नाम है, उनके मालिक केपी सिंह, कृष्णपाल सिंह, कुशलपाल सिंह सॉरी, और उनके फैमिली के 9 मेंबर्स के नाम हैं पनामा पेपर लीक में। ये डीएलएफ बहुत सारे मॉल और ये सारी सोसाइटी बस्तियां सब इन्होंने बसाई हैं, बहुत बड़े बिग गन हैं। समीर गहलोत इंडिया बुल्स ग्रुप के चेयरमैन एंड फाउंडर हैं, इनका नाम है। विनोद अडानी, 2 ही अपने इस वक्त देश में सबसे रईस आदमी हैं, एक मुकेश अंबानी और एक गौतम अडानी। गौतम अडानी के बड़े भाई हैं विनोद अडानी, इनका भी नाम है पेपर लीक में। शिशिर के बजोरिया, एसके बजोरिया ग्रुप के प्रमोटर हैं और पश्चिम बंगाल के पॉलिटिशियन भी हैं, इनका भी नाम है। अनुराग केजरीवाल, ये लोक सत्ता पार्टी के दिल्ली इकाई के हेड हैं, इनका भी नाम है। ओंकार कंवर अपोलो ग्रुप के चेयरमैन हैं, इनका भी नाम है। अनिल वासुदेव सालगांवकर गोवा में मौजूद माइनिंग बिजनेसमैन और एक्स एमएलए हैं, इनका भी नाम है। मोहनलाल लोहिया, ये इंडो रामा होल्डिंग्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं, इनका भी नाम है। लेट इंदिरा सिवासिलम, ये एक और ग्रुप की चेयरमैन है, और इनकी पत्नी और इनकी जो बेटी है उनका भी नाम है। हरीश साल्वे, नाम सुना होगा आपने, अपने यूएन में सिर्फ 1 रुपये लेकर इन्होंने जाकर कुलदीप यादव, बल्कि आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्होंने पैरवी की थी कुलदीप यादव के लिए, और भारत सरकार से सिर्फ 1 रुपये लिया था टोकन मनी। सुषमा स्वराज जी तब विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर थी। धुआंधार बेहतरीन वकील हैं हरीश साल्वे साहब, पूर्व सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं ये। हरीश साल्वे साहब का भी नाम है इस पनामा पेपर लीक में पैसे की हेरफेर के लिए। तबस्सुम और अब्दुल रशीद मीर, मीर फाउंडेशन एंड ये सीईओ हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सपोजिशन के, इनका भी नाम है। जावेरी पूनावाला, हेड मैनेजिंग कमेटी रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब, इनका भी नाम है, और इनके भाई का भी नाम है। राजेंद्र पटेल, ये दावनगिरी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं इनके, कर्नाटक के, और हेलीकॉप्टर मिनिस्टर शामन शिव शंकरपा के दामाद हैं ये। जहांगीर सोली सोराब जी, बॉम्बे हॉस्पिटल में इनका ये कंसल्टेंट फिजिशियन है, और पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी के बेटे हैं ये, जहांगीर सोली सोराब जी, तो बाप बेटे दोनों का नाम है। इकबाल मिर्ची, डी कंपनी का पुराना शूटर, अंडरवर्ल्ड डॉन, हालांकि अब वो मर चुका है, नहीं है। इकबाल मिर्ची का भी नाम है। अब ये तो हो गए अपने देश के 500 लोग हैं कुल, ये तो आपको कुछ नाम बताए। तो ऐश्वर्या राय इसलिए पहुंची कि बच्चन परिवार में 3 लोगों के नाम हैं, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, और आज ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ हुई है।
कि पनामा पेपर लीक में जो इल्ज़ाम आप पे लगे हैं वो कितना सच है। अब पूरे वर्ल्ड पे आते हैं। जिसने तहलका मचाया था इस पनामा पेपर लीक ने, राष्ट्र अध्यक्ष दुनिया के जिनके नाम आए, मॉरिसियो माक्री, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं ये। पनामा पेपर लीक में इनका भी नाम है, दाल काला है कुछ इनके लिए भी, कि ये भी इन्होंने पैसे वैसे का बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की। पुतिन का नाम तो आपको बताया ही मैंने, हालांकि इनके ऊपर है कि इनके करीबी हैं सरगोई रोल्दुगिनी, उनके नाम पे ही ये सारा खेल इन्होंने किया। सिगमुंदुर दावियो गुनलॉक्सन, ये आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनको लेके इस्तीफे की भी बहुत ज़बरदस्त बात चली थी तब। किंग सलमान, सऊदी अरब के किंग, इनका भी नाम। शेख खलीफा बिन जायद, यूएई के प्रेसिडेंट हैं ये, मतलब दुबई, शारजा, अबू धाबी, ये सब जो 7 कंट्री हैं यूएई में, उन सबको मिलाकर हर बार ये होता है कि एक का प्रेसिडेंट होगा तो एक का प्राइम मिनिस्टर होगा। जैसे अगर चूँकि शेख बिन जायद ये अबू धाबी से आते हैं तो ये प्रेसिडेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर दुबई का होगा। फिर बारी आएगी शारजा की, फिर आएगी रसल खेमा की, जो अलग अलग सब हैं यहाँ पे, फिर शारजा, ये सारी चीज़ें मिला के। तो सऊदी अरब के किंग का भी नाम है और यूएई के प्रेसिडेंट का भी नाम है, शेख खलीफा बिन जायद। बुर्ज खलीफा इन्होंने खरीदा है जो दुबई में है। पाओलो लाजरोंको, यूक्रेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका भी नाम है। पेत्रो पेरोशेंको, ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, इनका भी नाम है। ये सारे राष्ट्र अध्यक्ष। अब और आइए कुछ अच्छी चीज़ों पे बताता हूँ, जो अच्छी क्या बोलूँ, मतलब हमें लगता है कि ये सब बड़े बड़े सितारे हैं, लेकिन पैसा हर इंसान को पता नहीं कहीं ना कहीं लालच में चोर भी बना ही देता है। वरना कौन सोच सकता है कि दुनिया जिसकी दीवानी है, इतने पैसे एक एक सीज़न के लिए। मेसी की बात कर रहा हूँ मैं, फुटबॉल के सुपरस्टार। 2 ही नाम हैं इस वक्त, रोनाल्डो और मेसी। मेसी और उनके फादर का भी नाम है पनामा पेपर लीक में। एक और फुटबॉलर हैं मिशेल प्लेस्टिनी, इनका भी नाम है। एक और फुटबॉलर हैं लियोनार्डो ओलेओ, इनका भी नाम है, और ये लेस्टर सिटी के टॉप स्कोरर रहे थे। गैब्रियल इवान हेंज, अर्जेंटीना के ये खिलाड़ी हैं, और मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के लिए भी खेल चुके हैं। ये भी पनामा पेपर लीक में है। इसके अलावा ली शियालोंग, चीन के एक्स प्रेसिडेंट, और उनकी बेटी का भी नाम है इसमें। यान कैमरन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के फादर, ब्रिटेन के, उनका भी नाम है। मरियम सफदर, पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, उनकी बेटी का नाम है। अला मुबारक, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक के बेटे और बिलियनर बिजनेसमैन, इनका भी नाम है। मुनीर मजीदी, मोरक्को के किंग हैं, और उनके पर्सनल सेक्रेटरी और बड़े बिजनेसमैन, इनका भी नाम है। ये उनके किंग के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। क्लाइरिव खुलुबेसे, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा के भतीजे हैं, इनका भी नाम है। तो अब ये सारे नाम वर्ल्ड के करीब 500 हिंदुस्तान के, ये है पनामा पेपर लीक्स। तो अब धीरे धीरे जब लीक हुआ तो हर देश ने अपने अपने यहाँ जांच कमेटी बिठाई और कहा कि ये सब जो लोग फर्जी कंपनियां, जो कंपनी इस दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ कागज़ पे है, पैसे बचाने के लिए, टैक्स को छुपाने के लिए बना रहे हैं और खेल कर रहे हैं इतने सालों से, इनके ऊपर जांच करो, और अगर ये गुनहगार हैं तो इन्हें उनके हिसाब से सज़ा दो। तो फेमा के तहत, इसमें चूँकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, जो ऐश्वर्या राय बच्चन का केस, उसमें ये कि उन्होंने एक कंपनी बाहर खोली है और वो डॉलर में सारी लेन देन हुई है। तो अब वो हैं तो भारतीय नागरिक, तो उनको उस हिसाब से सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और यहाँ जब जांच हुई तो पता चला कंपनी नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। तब वो सारे पैसे, वो सारी चीज़ें, उनको हिसाब किताब देना होगा। अब इस पर जुर्माना भी हो सकती है और गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर साबित हो गया तो। ऐश्वर्या राय की वजह से पनामा पेपर लीक्स मुझे आप तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी,
क्योंकि हार्डकोर क्राइम में क्या होता है कि मुझे पता होता है कि मुझे क्या कहना है, क्या बोलना है, और समझ में आता है, सब्जेक्ट मेरा है, तो उस पर मेरी बपौती है। लेकिन जहाँ फाइनेंस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो थोड़ा सा नर्वस भी होता हूँ, और फिर लगता है कि यार जिस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो तो ज़्यादा मत बोलो। बाकी क्राइम के हार्डकोर की बाकी ऐसी खबरें सुनाने में मुझे भी मज़ा आता है और आप लोगों को भी सुनने मज़ा आता है, बट कभी कभी ऐसी कहानियाँ भी सुन लेनी चाहिए। तो आज कहानी में इतना ही। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक शख्स को अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है, उसके 2 भाई को भी गिरफ्तार करती है, और फिर आखिर में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर पुलिस उस महिला के पति को